वेलकम बैक टू माय चैनल वांगटन एंचार्मेंट फिक्शन विद फू जोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जो आपने लास्ट वीडियो पर इतने प्यारे 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 कमेंट्स किए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप इतने प्यारे कमेंट करोगे। और वो लोग जो कमेंट नहीं करते पर सुनते हैं और लाइक करते हैं, उन्होंने भी कल कमेंट किया था और कहा था कि उन्हें स्टोरीज पसंद आती हैं और वो सुनते भी हैं। तो उनका दिल से शुक्रिया कि आपने कमेंट करके मुझे बताया कि मेरी स्टोरियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती, आपको पसंद आती हैं, इसीलिए शुक्रिया। और ये कमेंट प्लीज़ रोज़ कर दिया कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा लो फील ना हो। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ उन कमेंट्स को पढ़कर। पहले सच कहूँ तो जब मैंने वीडियो डाला था, मैंने 4 या 4:30 बजे शायद वीडियो डाल दिया था, लेकिन उसके बाद लिटरली मैंने उन कमेंट्स को देखा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि शायद आज भी कोई कमेंट नहीं आएगा। लेकिन जब सुबह मैं उठी और मैंने कमेंट्स देखे तो लिटरली मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे कमेंट किए। आपके कमेंट से मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कल आई एम सॉरी कि मैं कोई पार्ट लेकर नहीं आई, इसीलिए आज मैं इस पार्ट को जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। कल मैंने जैसा कि कहा था पिछली वीडियो में कि मुझे फीवर है, तो कल मेरे गले में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये हमेशा ही होता है मेरे साथ, पता नहीं कि जुकाम कभी मैं मिलती हूँ तो मुझे हो जाती है। लेकिन आज फिर से मैं एफएफ का शायद लास्ट पार्ट है वो लेकर आ गई हूँ। तो आपको ये पार्ट कैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में बताना, और बताना कि आपको इस एफएफ का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो आइए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को विंग ने जो वांग जी से कहा था कि वो बदले के लिए शादी कर रहा है, और वांग जी ने खुद को हार्म कर लिया था। कुछ डॉक्टर्स तो हार मान चुके थे कि वांग जी अब नहीं बचेगा, लेकिन एक डॉक्टर जिसका नाम वेंचिंग थी उसने वांग जी को बचाया था और वांग जी सही सलामत था। उसके बाद मिसिस वी ने वांग जी को बताया था कि आखिर विंग ऐसा क्यों है। फिर विंग ने भी अपने दिल की बात वांग जी से कही थी, और तब जाकर वांग जी को पता चला था कि विंग उससे प्यार करता है। उसके फादर की सच्चाई क्या थी, और फिर उसे कहीं ना कहीं अपनी माँ की मौत पर भी डाउट होने लगता है कि अगर उसके फादर इतना सब कुछ करते हैं तो उसकी माँ का अचानक मौत होने का क्या इससे कोई रिलेशन है। वो यही सब सोच रहा था, और फिर विंग उसे इग्नोर करने लगा था। और जब विंग जी को इस कारण का पता चला था तो उसे भी बुरा लगा था, क्योंकि विंग ने जानबूझकर ये सब नहीं किया। लेंचरे ने उसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया था वो गलत था, और विंग उसका सिर्फ बदला लेना चाहता था। लेकिन विंग का दिल वांग से बदला लेने का हुआ नहीं, क्योंकि उसके दिल ने उससे प्यार करना एक्सेप्ट किया था। उसके बाद वो दोनों अपने रूम में थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। पहले तो वो किस बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत जेंटल था, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे थे कि दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उस किस में पहले कोई भी लस्ट नहीं थी, वो बस एक लविंग किस था। लेकिन धीरे धीरे वो किस कब वायरल हो गया उन दोनों को भी पता नहीं चला। और अब लिटरली वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, लिप्स पर बाइट कर रहे थे। ना तो वांग जी पिचटने के लिए तैयार था और ना ही विंग पिचटने के लिए तैयार था। विंग का एक हाथ वांग जी के उस बाथरोब से वांग जी के बॉडी पर फिर रहा था, वो बाथरूम के अंदर चला गया था और विंग वांग जी की उसे नेकेड बॉडी पर अपने हाथों को फैला रहा था, जिससे वांग जी के अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। आज से पहले वांग जी को कभी किसी ने ऐसे टच नहीं किया, तो वांग जी के लिए सब नया एक्सपीरियंस था। और विंग वांग जी को किस कर रहा था। पहले वो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे थे, लेकिन जब विंग ने देखा कि वांग जी अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा है तो उसने वांग जी की वेस्ट को पिंच किया, और इस वजह से वांग जी को पेन हुआ और उसने अपने माउथ को ओपन कर दिया। फिर विंग ने अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर एंटर कर दिया और वो उसे ओपन माउथ किस करने लगा, और धीरे धीरे वांग जी भी उस किस में मेल्ट होने लगा। उसके बाद विंग अपने हाथों को वांग जी के हिप्स पर ले गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया, बिल्कुल किसी कोला बियर की तरह। और धीरे धीरे वो बेड की तरफ जाने लगा। अभी भी वांग जी उससे चिपका हुआ था और विंग अपने घुटनों के बल बेड पर चला गया। जब वो लोग बेड के बीच में थे तो विंग ने वांग जी को जेंटली बेड पर लेटा दिया। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। इतने लंबे समय तक पैशनेट और इंटेंस किस करने के बाद अब उन दोनों की जो सांसें थी वो उखड़ रही थी। विंग वांग जी की आंखें हेवी थी और वो आधी खुली हुई थी, और वो लस्ट भरी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। विंग की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क थी। विंग अपने हाथों को वांग जी के रोब्स के उसे नोट पर ले जाता है और अगले ही पल उसे खोल देता है। और अब वांग जी का जो बेड चेस्ट थी वो विंग के सामने थी। विंग वांग जी को शाय फील होने लगता है, इसलिए वो अपनी चेस्ट पर अपने हाथों को रख लेता है, लेकिन विंग वांग जी के उन हाथों को उठाता है और उसके सिर के ऊपर पिन कर देता है। फिर वो बहुत ही धीरे धीरे वांग जी के ऊपर जाता है। वांग जी विंग की उन हॉट ब्रीथ को अपने फेस पर फील कर पा रहा था, तो इससे वांग जी के अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसके
स्टमक में जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही थी। विंग ने वांग जी के सिर से उस उंगलियों को ट्रेस करना स्टार्ट किया। पहले उसने उसके फोरहेड पर उन उंगलियों को फेरा है, फिर उसकी दोनों आइज़ पर, फिर धीरे धीरे उसके चीक्स पर, और फिर विंग अपने थंब से वांग जी के लिप्स को, जो पूरी तरह से रेड हो चुके थे और विंग के बैट करने की वजह से वो थोड़े से ब्लीड कर रहे थे, उन पर अपने थंब को फेराया। और जब विंग का हाथ तो वहाँ गया जहाँ पर उसने बैट किया था, तो वांग जी के मुँह से एक हिस्सा निकल गया। उसके बाद विंग ने तुरंत फिर से वांग जी के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया, और इस बीच में उसका दूसरा हाथ वांग जी के चेस्ट को पिंच कर रहा था, उसके पूरे बॉडी पर घूम रहा था, और वांग जी को एक्साइटमेंट फील हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक पैशनेटली किस करने के बाद अब विंग ने वांग जी के लिप्स को छोड़ा, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी नेक पर आने लगा। उसके नेक पर वो लिक करने लगा, सक करने लगा, ओपन माउथ किस देने लगा, जिस वजह से वांग जी ने अपने सिर को ऊपर उठा दिया, और जिससे विंग को वांग जी के नेक का और ज़्यादा एक्सेस मिल गया। विंग धीरे धीरे अब वांग जी के उस एडम एप्पल को सक कर रहा था, और विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस एडम एप्पल का एडिक्टेड हो गया है, वो बस उसे किस किया जा रहा था, और वांग जी को इससे बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल फील हो रहा था। धीरे धीरे वांग जी विंग को जब सेटिस्फेक्शन हो गया कि वांग जी की जो पूरी नेक है वो उसके लव बैट मार्क से भर चुकी है, तो उसने वांग जी के नेक को छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर आने लगा। उसकी चेस्ट से जब तक विंग का मन किया तब तक उसने खेला, और फिर वो नीचे आ गया। विंग ने अपने हाथों को वांग जी के बॉक्सर्स में डाल दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगा, और इससे वांग जी के अंदर जैसे एक करंट तोड़ गया। वो विंग के नीचे झटपट आने लगा, और विंग ने जब ये फील किया तो वांग जी के ऊपर आया। उसने वांग जी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, रिलैक्स लव, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, तुम बस इंजॉय करो। ये विंग ने बहुत ही डार्क और हंस की आवाज़ में कहा था। इस वजह से वांग जी शांत हो गया और वो विंग की तरफ देखने लगा, और विंग वांग जी को ऐसे ही प्रिपेयर करने लगा। उसके साथ ही वो वांग जी को किस कर रहा था। इस वजह से वांग जी को जो पेन हो रहा था, अब वो पेन उसे नहीं हो रहा था, उसे प्लेजरेबल फील हो रहा था। विंग को जब लगा कि अब वांग जी रेडी है, तो वो उसके साथ अपनी डेली नाइट एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, और वांग जी बस उसके नीचे मॉर्निंग मेस था। इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ के बाद, इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद, इतने सारे पेन के बाद आज फाइनली ये दोनों सोल्स एक हो चुकी थी। विंग और वांग जी अपनी इस कहीं या कहीं वेडिंग नाइट को एंजॉय करते हैं, और जब दोनों ही थक चुके थे तो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दोनों ही लिटरली 3 से 4 राउंड लिए थे, लेकिन ये चूँकि वांग जी का फर्स्ट टाइम था तो विंग और ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो दोनों बिना क्लीन किए ही एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे, और वांग जी के फेस पर बहुत सुकून था। उसके दोनों ही एक दूसरे की बाहों में पीसफुली सो रहे थे। अभी उन दोनों को किसी बात की चिंता नहीं थी। धीरे धीरे मॉर्निंग लाइट उनके रूम में एंटर कर रही थी। सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। दोनों ही अभी भी नेकेड थे, तो वो जो किरणें थी वो जो उनके ऊपर पड़ रही थी तो उनकी बॉडी और ज़्यादा शाइन कर रही थी। तभी उनके डोर पर नॉक हुआ, और सबसे पहले जिसकी नींद खुली थी वो विंग था। विंग धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे फील होता है कि वो उठ नहीं पा रहा है तो नीचे देखता है तो वांग जी ने उसको टाइटली हक किया हुआ था, और दोनों ही नेकेड थे। इस वजह से दोनों की बॉडी रब हो रही थी, और विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो सुबह सुबह ही हार्ड हो जाएगा, लेकिन वो भी वांग जी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जेंटली वांग जी को बेड पर लेटाया। उसके बाद उसने पास रखे जो वांग जी का बाथरोब रखा था उसको वियर कर लिया, और उसके बाद उठा और उसने डोर को ओपन किया। सामने एक मेड खड़ी हुई थी। विंग ने जब मेड की तरफ देखा तो उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर उस मेड ने विंग के सामने बो करते हुए कहा। वो मेड डरी हुई थी। उस मेड ने विंग की तरफ देखा और कहा, मास्टर नीचे मिसेस वी से कोई मिलने आया है। ये सुनकर विंग ने कन्फ्यूजन में उस लेडी की तरफ देखा। लंजा से कौन मिलने आया है, वो भी इतनी सुबह सुबह। इस पर उस लेडी विंग ने कहा, कौन है वो। इस पर उस मेड ने कहा, वो मिसेस वी को खुद का भाई बता रही है, और कह रही है कि उस मिसेस वी उनका भाई है और वो उनसे मिलना चाहती है। वो एक गर्ल है, उन्होंने अपना नाम यांग जी बताया है। ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने कहा, तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। ये सुनकर उस मेड ने नोट किया और वहाँ से जा चुका था। उसके बाद उसने डोर को लॉक किया और उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा जो बहुत ही पीसफुली सो रहा था। विंग वांग जी के पास गया और बेड पर बैठ गया। जैसे ही विंग बेड पर बैठा, वांग जी को जैसे रियलाइज़ हो गया तो उसने अपने फेस को विंग के स्टमक में छुपा लिया और उसने विंग के उस कमर को हक कर लिया। विंग ने जब ये देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, लंजा बेबी, स्वीटी, हनी पाए, उठो, देखो सुबह हो गई है। ये सुनकर वांग जी ने विन करते हुए कहा,
नहीं, मुझे नहीं उठना, तुमने मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया, मुझे मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। ये सुनकर वीइंग के ईयर्स पिंक हो गए। उसने वांग जी के बिल्कुल ईयर्स के पास गया और फिर उसमें विस्पर करते हुए कहा, बेबी वेक अप, हमें नीचे जाना है, मोम हमारा वेट कर रही होगी, अब उठ जाओ, देखो कितना टाइम हो चुका है। ये सुनकर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और धीरे धीरे क्यूटली अपनी आंखों को रब करते हुए उठकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बेटा, उसकी वेस्ट में इतना जोर से पेन हुआ कि उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने वीइंग की तरफ घूर कर देखा और कहा, यू बीस्ट, तुम सच में बीस्ट हो, तुमने मेरी कमर को तोड़ कर रख दिया है। ये सुनकर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और फिर अगले ही पल वांग जी के मुंह से फिर से एक चीख निकली, क्योंकि अगले ही पल वीइंग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्यों? अब जब मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी ना। तो मैं अपने अपने हस्बैंड का ख्याल रख रहा हूँ। वैसे भी जिस तरह से तुम्हारी हालत मुझे दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम चल भी पाओगे। ये सुनकर वांग जी ने पाउट किया और वीइंग के चेस्ट पर प्लेफुली मारते हुए कहा, और इन सब में गलती किसकी है? तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल लूँगा। वैसे भी मुझे इतना पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी आदत नहीं है। यह सुनकर वीइंग ने वांग जी के नोज से अपने रोज को रब करते हुए कहा, तुम्हें पहले आदत नहीं होगी, लेकिन अब तुम आदत डाल लो, क्योंकि अगर तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग अल्फा तुम्हारे पास है तो तुम्हें चलने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये बोलकर वांग जी को बाथरूम में ले जाता है और उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर आते हैं। नोटी ब्रेन्स, उन लोगों ने अंदर कुछ नहीं किया, तो अपने थॉट्स को थोड़ा विराम दो। उसके बाद वांग जी को नीचे बेड पर बैठा देता है। पहले वीइंग खुद को साफ करता है और खुद के कपड़े वियर करता है। उसके बाद वो वांग जी के बालों को साफ करता है, जो बहुत ही पाउट के साथ बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी की वेस्ट में अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन बात लेते हुए वीइंग ने वांग जी की वेस्ट पर मसाज कर दिया था। इस वजह से वांग जी का पेन थोड़ा सा कम था, लेकिन उसे अभी भी सोर फील हो रहा था। उसके बाद वीइंग ने बहुत ही प्यार से वांग जी को उसके कपड़े पहनाए। उसके बाद वांग जी के बालों को उसने कॉम्ब किया और फिर से वांग जी चलने के लिए खड़ा होने वाला, लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, वीइंग ने फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया। और ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और वो चलने लगे। वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे अपने कमरे में उठा रहे तो वो तो ठीक है, लेकिन नीचे माँ है, क्या तुम मुझे माँ के सामने से उठा कर ले जाने वाले हो? ये सुनकर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो क्या हो गया? वैसे भी कल रात तुम्हारी आवाज़ें माँ आराम से सुन रही होगी, और तुम्हें पता है ना कि माँ ने मुझे क्या कह रखा है, मुझे तुम्हारा किसी भी हालत में ख्याल रखना है, तो मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम चल पाओगे, तो मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ ना, तुम बस अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट को एंजॉय करो। ये सुनकर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और कहा, हस्बैंड, तुम मुझे को बिल्कुल किसी ओल्ड मैन की तरह लगते हो। ये सुनकर वीइंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ओल्ड मैन? और मैं तुम्हें लंजा, तुम्हें लगता कि तुम गलत बोल रहे हो। उस पर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और कहा, गलत क्या? तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें शुरुआत में देखा था, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे थे, जैसे वो ओल्ड बिजनेसमैन पहनते हैं ना, वो ओल्ड। तुम्हें पता है जब भी बाबा पार्टी रखा करते थे तो सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहन कर आते थे और तुम भी बिल्कुल किसी ओल्ड मैन की तरह लग रहे थे। इस पर वीइंग ने स्मित करते हुए कहा, ओह, तुम्हें किसी ओल्ड मैन की तरह लग रहा था, पर जहाँ तक मुझे याद है, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुम लिटरली मेरे ऊपर ड्रूल कर रहे थे। तुम मेरी इस हॉट और सेक्सी बॉडी को देखकर खुद को रिसेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही थी, और स्पेशली मेरे लिप्स के ऊपर से। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें ओल्ड मैन लग रहा था। बेबी, लगता है तुम्हें कल रात का जो डोज मिला था वो कम था। ठीक है, ये ओल्ड मैन तुम्हें आज रात फिर से दिखाएगा कि ये ओल्ड मैन क्या कर सकता है। लगता है 3 राउंड कम थे, अब की बार हम रात को 5 या 6 राउंड लेंगे, फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। वैसे उन्होंने वांग जी की आंखें बड़ी हुई। उसने वीइंग की चेस्ट पर मारते हुए कहा, यू शेमलेस परवर्ट एल्फा, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सारी बातें बाहर करते हुए? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने परवर्ट हो सकते हो। इस पर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, परवर्ट? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कल रात कोई मुझसे बेक कर रहा था। हस्बैंड प्लीज़ फास्टर, हस्बैंड प्लीज़ 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 प्लीज़। कौन बेक कर रहा था लंजा? इस पर वांग जी के पूरी तरह से पिंक हो गए। उसने वीइंग की तरफ गुस्से से देखा और उसकी चेस्ट पर मारा। उस पर वीइंग ने नाटक करते हुए कहा, आउच, तुम मुझे ऐसे मार नहीं सकते। तुम्हें पता है कि कोई मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। तुम तो सिर्फ मेरे हस्बैंड हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं दे रहा हूँ। इस पर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें डिजर्व करते हो। तुमने कल रात मेरी वेस्ट तोड़ दी और अब तुम फिर से ऐसा पढ़ना चाहते हो। देखो विंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ,
आज जो हमारी बीच हुआ, अब मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक खुद को छूने भी नहीं दूंगा। इस पर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसे थोड़ा सा और अपने क्लोज कर लिया, उसकी नोज को अपने नोज से रब करते हुए कहा, बेबी जब मैं तुम्हें टच करने लगूंगा तो तुम खुद को रोक के नहीं पाओगे, तो देखते हैं कि तुम मुझे 1 हफ्ते तक मना कर पाओगे या नहीं। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तो 1 हफ्ते में 2 या 3 दिन, इससे इससे ज़्यादा नहीं। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसे अपने क्लोज लिया। उसके बाद उसने वांग जी के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, हस्बैंड, एवरीडे मीन्स एवरीडे, तो तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और वो विंग की तरफ घूर कर देखने लगा। तभी वांग जी की नज़र हॉल में गई, जहाँ पर एक काउच पर मिसिस भी बैठी हुई थी और दूसरे काउच पर यांग जी बैठी हुई थी, जिसकी पकड़ अपने उस पर्स पर बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी थी और वो विंग और वांग जी की इस क्यूट नोकझोंक को बहुत ही क्लियरली देख रही थी। हालांकि उन दोनों की बातें उन्हें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन जिस तरह से विंग वांग जी से बातें कर रहा था, विंग के फेस पर एक स्माइल थी और जिस तरह से वांग जी के ईयर्स पिंक हो रहे थे, उस वो विंग की चेस्ट पर प्लेफुली मार रहा था। तो इससे कोई भी समझ सकता था कि ये कपल कितना ज़्यादा खुश है और एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करता है, और शायद इन दोनों के बीच कुछ तो शेमलेस थिंग्स या फिर कुछ रोमांटिक बातें चल रही हैं। इसीलिए वांग जी के ईयर्स पिंक थे और यही सब देखकर वांग जी की यांग जी की मुठ्ठियाँ बिछ रही थी। लेकिन जैसे ही वांग जी ने यांग जी को देखा तो एक पल के लिए उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके फेस पर स्मिक आ गया और उसने खुद को और ज़्यादा विंग के क्लोज कर लिया। उसके जो हाथ जो सिर्फ बेरली ही विंग के शोल्डर पर थे, उसने अपने हाथों को विंग के नेक के राउंड सर्कल कर लिया और अब की बार वो और ज़्यादा विंग के क्लोज आ गया। उसके बाद उसने विंग के चीक पर किस करते हुए और अब की बार तेज़ आवाज़ में कहा, जिससे यांग जी सुन सके। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है हबी, अगर तुम चाहते हो कि हम एवरीडे ये सब करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम बेड में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मेरे साथ वो सब करोगे। तुम तो एकदम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम कितने अच्छे हो। और ये सुनकर यांग की मुठ्ठियाँ बिछ रही थी, लेकिन वांग जी इन सबका मज़ा ले रहा था और मैडम वी के फेस पर भी स्मित था, वो यांग की तरफ देख रही थी। मैडम वी को ये सब ऑकवर्ड तो लग रहा था, लेकिन वो यांग जी की जो इंटेंशन थी वो समझ सकती थी। वही विंग जी से पहले ही पता था कि यांग जी यहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वांग जी को और ज़्यादा ठीक से होल्ड किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स वाइफी, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम तो रात की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें पूरा दिन ना छोड़ूं। इस पर वांग जी के ईयर्स पिंगे हुए तो मजाक कर रहा था, लेकिन क्या विंग सच में कह रहा है। लेकिन उसके बाद विंग और वांग जी ऐसे ही अपनी इन बातों को करते हुए अब नीचे आ चुके थे। विंग ने वांग जी को मैडम वी के पास बैठाया और जैसे ही उसने मैडम वी के पास बैठाया, विंग ने वांग जी ने विंग के नेक में से अपने हाथों को निकाल लिया और तुरंत मैडम वी को करते हुए कहा, माँ देखिए ना आपका बेटा कितना शेमलेस है, इसने मेरी पूरी बॉडी कितनी पेन कर रही है, इसने मुझे रात को नोट कर दिया, ये बहुत बुरा है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये बहुत बुरा है। माँ आप इसको कुछ कहती नहीं हो। ये सुनकर मैडम वी ने फेंक के गुस्सा करते हुए कहा, विंग तुमने क्या किया है, देखो तुमने क्या हालत कर दी है, उसे ठीक से बेटा तक नहीं जा रहा है। यह सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, हाँ माँ, और देखो इसने मेरे नेक पर कितने सारे मार्क्स दिए हैं और ये दिख रहे हैं, और अगर मैं कहीं बाहर गया तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत अजीब लग रहे हैं माँ। और ये अभी भी ये पता है इसको, ये आपको क्या बोल रहा है। ये सुनकर मिसेस वी ने विंग की तरफ देखा, पर विंग ने एक स्मित देते हुए कहा, तो क्या माँ, ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और ये कोई मार्क्स नहीं है, ये लव बाइट्स है, तो सबको पता चलना चाहिए कि वांग जी तुम किससे बिलोंग करते हो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और यांग जी जिसे लेफ्ट आउट फील हो रहा था, क्योंकि मैडम वी, वांग जी और विंग अपनी ही धुन में मगन थे, अपनी ही बातें किए जा रहे थे और निश्चय बातें कर रहे थे कि यांग जी को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि फैमिली कितनी ज़्यादा हैप्पी लग रही है और उसे तो इग्नोर किया जा रहा है। तभी उसने फेक कफ किया, लेकिन उसे इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वांग जी बस विंग के बारे में कंप्लेन किया जा रहा था और मैडम भी विंग को झूठ मूठ में डांटे जा रही थी और विंग भी अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए मैडम से बात कर रहा था। जब एक बार यांग जी को लगा कि एक बार कफ करने से कुछ नहीं होगा, तब की बार उसने ज़ोर से अपना गला साफ किया और इस वजह से उसे अब की बार लिटरली सच में खांसी आने लगी और वो सच में अब खांसने लगी। और उस खांसी से अब वांग जी और विंग ने यांग जी की तरफ देखा और ये यांग जी की ऐसी हालत देखकर वांग जी के फेस पर स्मिक था। तभी वांग जी ने यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यांग जी तुम यहाँ क्या कर रही हो।
इस पर यांगजी ने वांग जी की तरफ देखा और फिर वो खड़ी हो गई। उसे शौक लगा था कि वांग जी उससे ये पूछेगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसे तो लगा था कि वांग जी जब उसे देखेगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यांग जी उसके साथ बिहेव करती थी लेन मेंशन में, तो वांग जी यांग जी से डरता था। ऐसा यांग जी और मिसेस लेन को लगता था, और यांग जी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वांग जी उससे ये सवाल पूछेगा। लेकिन फिर भी वो खड़ी हुई उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, गगा, मैं तो आपसे यहाँ मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए हैं जब आप लेन मेंशन से यहाँ पर आए हो, और आप अब मिलने भी नहीं आते हो। तो माँ और बाबा भी आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे मिलकर आ जाऊँ, वो थोड़े से बिजी हैं। ये सुनकर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन मुझे तो कभी नहीं लगा कि तुम मुझे मिस करोगे। और वैसे भी तुम मुझे मिस कर क्यों रहे थे? तुम तो मेरी शादी एक ऐसे पर्सन से करवाना चाहते थे ना, जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ तो मर चुकी है और दूसरी वाइफ उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जब मैं वहाँ जाता तो मेरी हालत क्या होती? तो अगर तुम्हें तब फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो तुम अब दिखावा क्यों कर रहे हो यांग जी? ये सुनकर यांग जी की मुठ्ठियाँ बिछ गई, क्योंकि उसे लगा था कि इन दोनों के सामने तो वांग जी सब नहीं कहेगा, लेकिन वांग जी को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानता है कि विंग और मिसेस वी उस पर भरोसा करते हैं और उससे प्यार भी करते हैं। तो वांग जी को किसी बात का डर नहीं है। वांग जी को डर इसीलिए था, वो मिसेस वी और यांग जी के साथ, मिसेस लेन और यांग जी के सामने कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाता था, क्योंकि वांग जी को लगता था कि अगर वो अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसे लेन मेंशन से निकाल दिया जाएगा, और अगर उसे लेन मेंशन से निकाल दिया जाएगा तो वो कहाँ रहेगा? उसका इकलौता घर तो यहीं पर है, और उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई यहाँ से, तो यहाँ नहीं जा सकता। इसीलिए वो सारा टॉर्चर सता था। लेकिन जब अब उसके पास एक नई फैमिली है, उसका विंग उसके पास है, मैडम वी जो उससे अपनी माँ की तरह प्यार करती है, और वांग जी को पता भी चला है कि लेन ई और मैडम वी एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो अब वांग जी इतनी प्यारी फैमिली को छोड़कर वापस लेन मेंशन में क्यों जाएगा? तो अब वो किसी से नहीं डरता, इसीलिए वो यांग जी के सामने खड़ा हो गया। यांग जी की मुट्ठियां बिछ रही थी। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, गगा, आप गलत समझ रहे हो। शायद आपने गलत सुना होगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम तो बस आपके एक अच्छे अल्फा के साथ शादी करना चाहते थे, और मैं तो बस आपसे यहाँ मिलने आई हूँ, और ब्रदर इन लॉ से भी मिलने आई हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सुनकर वांग जी ने ये बोलकर यांग जी अब वांग जी के पास आने लगती है, जहाँ पर विंग भी वांग जी के पीछे खड़ा हुआ था, और उसने विंग को टच करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि यांग जी विंग को टच कर पाती, वांग जी ने यांग जी के हाथ को पकड़ लिया और लिटरली उसे ट्विस्ट कर दिया। और उसके बाद उसने घूर कर यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना यांग जी मेरे अल्फा को टच करने की। लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे माँ ने जो तुम्हें संस्कार दिए होंगे वो यही तो होंगे कि किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी में जाओ और उसे बिल्कुल बर्बाद कर दो। यही तो संस्कार तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिए हैं, क्योंकि वो भी तो मेरे बाबा और मेरी माँ की लाइफ में आए थे, और उसने उन दोनों की लाइफ को बर्बाद कर कर रख दिया। तो मैं तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? और तुमने कहा कि हम मेरे लिए बस एक अच्छा अल्फ़ा ढूंढना चाहती थी, तो वो एक अच्छा अल्फ़ा था जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, और उसकी तुम्हारे हिसाब से उसकी फर्स्ट वाइफ को उसने मार दिया था, और उसकी वाइफ की सिस्टर या फिर कहें कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से उसने शादी कर ली थी, तो वो एक अच्छा अल्फ़ा था? इतना झूठ बोलने की और ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों से मैं तुम लोगों का असली चेहरा अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, और एक बात याद रखना, ये मेरा हस्बैंड है। अगर तुमने मेरे हस्बैंड पर अपनी नज़रें डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक तुमने मुझे टॉर्चर किया है, लेकिन अब की बार अगर तुमने मेरे हस्बैंड पर नज़र डाली तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बोलकर वो यांग जी को लकाशा पुश करता है, और यांग जी ने जब ये सुना था कि वांग जी उसकी माँ के बारे में क्या बोल रहा है, तो उसने गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लेन वांग जी, अपनी औकात में बोलो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में सब कहने की? ये सुनकर वांग जी ने यांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, पहली बात तो अब मैं लेन नहीं हूँ, अब मैं विलेन वांग जी हूँ। तो पहले मेरा नाम सही से बोलना सीखो, और दूसरी बात, हिम्मत की बात तो तुम करो ही मत। और मैंने क्या ही गलत किया? तुम्हारी माँ क्या मेरी माँ के बाद नहीं यहाँ पर नहीं आई थी? तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का झूठा एक्सेप्ट किया था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ? और अगर तुम लोगों को इतना ही खुद पर गर्व है तो तुम्हारे जो फादर हैं वो कभी भी मेरी माँ का नाम क्यों नहीं लेते? वो अपनी फर्स्ट वाइफ लेनफी को ही क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मेरी माँ का नाम सामने आया तो ये राज सामने आ जाएगा कि
लेन यूफी मेरी फादर की सेकंड वाइफ है, और उसके बाद तुम्हारा बिजनेस का क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो, और शायद तुम्हें तुम्हारे फादर ने बताया नहीं होगा, वो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते होगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे फादर जिस बिजनेस पर उड़ रहे हैं वो मेरी माँ का है। तो अपने इस ज़बान को अपने कंट्रोल में रखो, और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकलवा दूँ। यह सुनकर यांग्स की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने विंग की तरफ देखा तो विंग की आंखें सच में बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी। विंग को एंग्री फेरोमोन्स वहाँ पर फैल रहे थे। वो अपने ओमेगा के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहेगा, इसीलिए यांगजी बस अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से जा चुकी थी, और ये देखकर वांगजी के फेस पर स्मिक था। उसने बहुत कुछ सह लिया था, इन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर लिया था, बहुत ताने से उन्होंने वांगजी को दिए थे, लेकिन अब वांगजी अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा। विंग ने उसकी मदद की है तो वो खुद भी स्ट्रांग बनेगा, और विंग की जो रिपुटेशन उस पर कभी कोई आँच नहीं आने देगा। उसके बाद वांगजी मिसेस वी की तरफ देखती और कहती है, माँ चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? और उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे फालतू लोग लाइफ में आते रहते हैं। वैसे उन्होंने मिसेस वी ने स्माइल करते हुए बस नोट किया। उसके बाद दो लोग ब्रेकफास्ट करने जा चुके थे, और वैसे ही 1 महीना बीत चुका था। यांगजी जब मेंशन से गई थी, और जब उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई थी, तो लेंचरेन और ईफित जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तो थी, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस वक्त लेंचरेन की कंपनी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। पता नहीं कि कुछ तो उसकी कंपनी के साथ हो रहा था, इसीलिए लेंचरेन को और दूसरी बात पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी कंपनी को लेकर ही बहुत ज़्यादा फोकस था। उसे अपनी कंपनी को फिर से ठीक करना था, उसे उस प्रॉब्लम को ढूंढना था कि आखिर उसकी कंपनी में हो क्या रहा है। वही उसके बाद यांगजी को उसके विमेंशन में आने ही नहीं दिया गया। जब भी यांगजी विमेंशन के बाहर आती तो उसे बाहर से ही बाहर धक्के मार कर निकाल दिया जाता था, और उस बात से यांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसका उसके फादर पर निकलता था, जो उससे कहते थे कि एक बार वांगजी की शादी होने के बाद वो यांगजी को विमेंशन में जाने का परमिशन मिल जाएगी। लेकिन अभी यांगजी को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, इसीलिए मैडम लेन और यांगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो शानदान कपल थे वो एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। यांगजी को एक छोटी सी फैमिली मिल गई थी, मैडम वी को अपनी दोस्त का बेटा या फिर कहे कि अपना ओमेगा बेटा मिल चुका था, और विंग को अपना सोलमेट अपना अदर हाफ मिल चुका था। वो सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपनी लाइफ को बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। एंड वो घर जो कभी सुनसान हुआ करता था, वो घर जिसका जो सन्नाटा था वो दमघोट देने वाला था, अब उसमें वो सन्नाटा नहीं रहा था। वो विंग और वांगजी की बिक्रिंग से, मैडम वी का उन दोनों को डांटने से, वांगजी के हंसने से, विंग का अपनी माँ से फिर से जिद करने से कि वांगजी उसके साथ क्या करता है, वांगजी उसकी बात नहीं सुनता है, और वांगजी का मिसेस वी से जिद करने से कि विंग उसे कितना परेशान करता है। अब उस घर में रोज एक लाफ्टर सुनाई देता था। उनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऐसे ही कंप्लीट हुआ करता था, हंसते खेलते, एक दूसरे को टीज करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए। ये सभी अब उनका रूटीन बन चुका था। और वो सर्वेंट्स जो कई सालों से विमेंशन में रह रहे थे, जो भी उस सन्नाटे से अब परेशान हो रहे थे, अब वो सभी खुश थे कि अब वी फैमिली में वापस से जैसे एक खुशियों की लहर दौड़ गई है। वो घर जो सुनसान रहता था अब उसमें जैसे एक रोशनी आ चुकी है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और अभी रात का टाइम हो रहा था, और हमें दो बॉडीज एक दूसरे से टेंगल्ड दिखाई जा रही थी। दोनों का ही पूरे शरीर में पसीने की बूंदें थी, और दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगजी विंग के ऊपर था, और विंग बेड पर लेटा हुआ था। दोनों ही अपने उस डेली नाइट एक्टिविटी में बिजी थे। दोनों ही मौन कर रहे थे और अपनी उस प्लेजरेबल नाइट को स्पेंड कर रहे थे। फाइनली जब वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गए तो वांगी ने अपने सिर को विंग की चेस्ट पर रख लिया और उसकी हार्ट बीट को सुनने लगा। दोनों ही अभी भी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों ही अपने हाई से धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, और विंग का हाथ वांगजी के बालों में था और एक हाथ से वांगजी के वेस्ट को सहला रहा था। ये उनका 5 राउंड था। ऐसे तो वांगजी कहता है कि वो विंग को 1 हफ्ते तक खुद को छूने नहीं देगा, लेकिन जब विंग उसके पास आता है तो वो अपनी बॉडी को, अपने ओमेगा को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ओमेगा को हर वक्त अपना अल्फा चाहिए होता है। और यही चीज़ वांगजी को कभी कभी बहुत बुरी लगती है कि उसका ओमेगा उससे ज़्यादा उसका अल्फा के कंट्रोल में रहता है। लेकिन क्या उसे भी विंग का टच बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं। उसे भी जब पसंद आता है जब विंग उस पर अटेंशन देता है। अब इसीलिए वो अपने इस नाइट में थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वांगजी ने
अपने सिर को विंग के चेस्ट पर रख रखा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और अपने फोरहेड को विंग की फोरहेड पर रखते हुए कहा, विंग तुम सच में बीस्ट हो। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हो ऐसा, लेकिन तुम इस बीस्ट से प्यार करते हो। इस पर वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर इसके बाद वांग जी ने फिर से विंग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही जो अब अपने क्लाइमेक्स को ख़त्म कर चुके थे, दोनों ही फिर से हार्ड होने लगे और विंग ने फिर से उन दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर दिया। वांग जी विंग के नीचे था और विंग वांग जी के ऊपर था और फिर से विंग मूव करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी मौन करना, विंग को कर्ज करना, क्योंकि विंग सच में बेड में बेस्ट था। और अब दोनों ही फिर से अपनी उस डेली नाइट एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। अब की बार सबसे पहले उठा था वो वांग जी था। अभी सुबह के 8 बज रहे थे। वांग जी विंग की उस फेस को देख रहा था जो कि बहुत ही पीसफुल लग रहा था। वांग जी विंग के फेस पर अपने हाथ को ले जाता है और अपने हाथ से विंग के पूरे फेस पर उंगलियों को फहराने लगता है और वो कभी विंग के आंखों पर अपनी उंगलियों को फहराता, कभी विंग के लिप्स पर, कभी विंग की नेक पर अपने दिए हुए मार्क पर। विंग ने वांग जी को मार्क कर दिया था और वांग जी ने भी विंग को मार्क कर दिया था। उसके साथ ही वांग जी ने जो विंग को लास्ट नाइट किस दी थी वो भी विंग की नेक पर विजिबल थी। वो दोनों ही नेकेड थे। वांग जी सब कर ही रहा था और धीरे धीरे विंग भी अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के लिप्स पर पेक करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लव। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग हबी। इस पर विंग के फेस पर स्माइल आ गई और वांग जी ऊपर उठकर विंग को किस करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि विंग भी वेट कर रहा था कि वांग जी कब उसे किस करेगा, लेकिन इससे पहले कि वांग जी किस कर पाता है अगले ही पल वांग जी तुरंत बेड पर बैठ जाता है। इसके बावजूद कि उसकी वेस्ट में सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो ब्लैंकेट जिसने उन दोनों को कवर कर रखा था, अगले ही पल वांग जी उस ब्लैंकेट को लेता है, अपने ऊपर रैप करता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। और विंग को अगली बार जो आवाज़ें आ रही थी वो थी वांग जी के वॉमिट करने की। और ये फील होने के साथ ही विंग तुरंत खड़ा होता है। वांग जी ने तो उस ब्लैंकेट को अपने अराउंड रैप किया था और विंग ने उस बेडशीट को ही रैप किया था। हालांकि उस बेडशीट की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कैसे भी उसको अपने ऊपर रैप किया और वो वांग जी के पीछे बाथरूम में चला गया। उसने वांग जी की पीठ को चलाना स्टार्ट किया और वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से वॉमिट कर रहा था। जब वांग जी पूरी तरह से वॉमिट करके अब थक चुका था तो विंग ने वांग जी के फेस को क्लीन किया और उसके बाद वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, मैंने तुमसे कहा था, तुम पिछले 1 हफ्ते से सब कर रहे हो और अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाला। तुम ब्रेकफास्ट के बाद मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे। समझ में आया तुम्हें? और अब की बार तुम मुझे बिल्कुल मना नहीं करोगे। क्या पता अगर तुम्हें कोई और बीमारी हो जाए तो। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ यही सब हो रहा है, तुम मुझे मना कर रहे हो, लेकिन अब की बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। चुपचाप तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे और अगर तुमने मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और नोट किया उसे भी बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। वांग जी की तबीयत पिछले 1 हफ्ते से ख़राब होने लगी थी और ये बात विंग और वांग जी दोनों को ही नहीं पता कि आखिर वांग जी के साथ हो क्या रहा है। उसके बाद दोनों ने ही एक साथ बात लिया। विंग ने वांग जी को तैयार किया, वो खुद भी तैयार हुआ। उसके बाद वो नीचे आ चुके थे। मैडम ने जब वांग जी की हालत देखी, विंग ने वांग जी को अपने गोद में उठा रखा था, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा वांग जी को बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से सो जाना चाहिए, लेकिन विंग ने कहा था कि उसे हॉस्पिटल जाना है, तो इसीलिए अब विंग ने वांग जी को ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठाया। मैडम विंग ने जब देखा कि वांग जी थका हुआ लग रहा है तो उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग क्या हुआ है? क्या लंजा की तबीयत खराब है? क्या इसे फीवर है? इसकी हालत ऐसी क्यों है और आजकल ये बहुत ज़्यादा थका थका रहता है? ये सुनकर विंग ने मैडम विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ माँ, पता नहीं इसे क्या हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते से लंजा को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। जब भी अपना फेवरेट फूड खाता है ये बस वॉमिट कर देता है और अब तो ये मॉर्निंग में होने लगा है। पहले तो ये सिर्फ तब होता था जब भी अपना फेवरेट फूड खाता था, लेकिन अब रोज़ मॉर्निंग में इसे मॉर्निंग सिकनेस होती है और ये बस सोता रहता है। यह सुनकर मैडम की जैसे आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, क्या तुम्हें आजकल बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और तुम्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है? ये सुनकर वांग जी ने टायर्डली मैडम की तरफ देखा और कहा, हाँ माँ, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन जैसे ही मैं खाता हूँ मैं बस वॉमिट कर देता हूँ। इस पर मैडम के फेस पर स्माइल आ गई। विंग ने मैडम की तरफ देखा और कहा, माँ, आज मैं लंजा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और आज मैं इसकी एक भी बात नहीं सुनने वाला। इस पर मैडम ने बिल्कुल किसी फैन गर्ल की तरह नोट करते हुए कहा,
हाँ हाँ ज़रूर, हम वांग जी की हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, तो तुरंत तुम जाओ और हॉस्पिटल में दिखा के लाओ। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगे। लेकिन जैसा कि विंग ने कहा था, जैसे ही वांग जी ने अपने उस फेवरेट फूड को अपने माउथ में रखा, अगले ही पल वांग जी उठता है और फिर से उस किचन में चला जाता है और फिर से वॉमिट करने लगता है। और ये देखने के साथ ही विंग सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने तुरंत वो वांग जी के पास गया और जब वांग जी वोमिट करके रुक गया तो उसने वांग जी के फेस को साफ किया और अगले ही पल फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया और तुरंत वो उसे हॉस्पिटल में लेकर चला गया था। और अब वो लोग डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे और डॉक्टर की तरफ देख रहे थे, जो कि वांग जी के जो उसने वांग जी का चेकअप किया था उसकी वो फाइल्स को चेक कर रहा था। और विंग और नर्वसली उस डॉक्टर के पास देख रहा था। वो सीईओ जो किसी से नहीं डरता, वो सीईओ जिससे सब डरते हैं, आज उसमें बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। अगर विंग को कोई ऐसे देख ले तो किसी को यकीन ना हो कि ये विंग ही है। और वांग ने विंग के हाथ को पकड़ रखा था, जैसे उसे बताना चाह रहा हो कि सब ठीक है, बस कोई उसकी हेल्थ ख़राब हो गई या फिर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो फालतू ही चिंता कर रहा है। लेकिन विंग है, वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर ने विंग की तरफ देखा और कहा, मिस्टर वी, अब आपका ओमेगा जल्दी नहीं चल सकता, आपका ओमेगा अब ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खा सकता, एंड अब आपके ओमेगा जो है वो ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर आखिर ऐसा हुआ क्या है लंजा को? क्या लंजा को कोई बड़ी बीमारी है? सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई बीमारी नहीं है। कांग्रेस मिस्टर वी, आप ओमेगा 3 वीक्स प्रेग्नेंट है और आप फादर बनने वाले हो। ये सुनकर एक पल के लिए तो विंग को यकीन नहीं हुआ। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर, आप सच कह रहे हो? इस पर डॉक्टर ने नोट करते हुए कहा, हाँ विंग, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम अपने दोस्त पर कैसे भरोसा नहीं कर सकते? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा ओमेगा 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। एंड इन जितने भी मैंने इनके चेकअप किए हैं उससे मुझे पता चला है कि ये बेबी हेल्दी है और आपका ओमेगा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रही है। मॉर्निंग सिकनेस इसी वजह से हो रही थी। विंग ने जैसे ही ये सुना उसने वांग की तरफ देखा, जिसका हाथ अपने बेटे पर था और वो भी विंग की तरफ देख रहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। विंग तुरंत खड़ा हुआ, उसने वांग जी को खड़ा किया और अगले ही पल उसने वांग जी को अपनी गोद में उठा लिया था और वो बिल्कुल किसी वांग जी को चारों तरफ घुमा रहा था और इस वजह से वांग जी को डिजी फील हो रहा है, तो वो विंग की शोल्डर्स पर मार रहा था। लेकिन विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो इतना खुश था कि विंग का जो लाफ्टर था उस पूरे केबिन में गूंज रहा था। और खुश वांग जी भी था, लेकिन उसे डिजीनेस फील हो रही थी। तभी डॉक्टर खड़े हुए, उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वी, आपके ओमेगा को नीचे उतारिए, आप इतनी जल्दी उसे घुमा नहीं सकते। आपको पता है ना कि उसे पहले ही मॉर्निंग सिकनेस होती है, अभी वो आपके ऊपर ही। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर अपनी बात कंप्लीट कर पाता, वांग जी तुरंत विंग के ऊपर से नीचे उतरता है और विंग को पुश करता हुआ उसी केबिन के वॉशरूम में चला जाता है और अगले फिर से वांग जी के वॉमिट करने के बाद सुनाई देती है। और ये फील होने के साथ ही विंग डरकर डॉक्टर की तरफ देखता है। और डॉक्टर जब विंग की ये एक्सप्रेशन देखता है तो पहले वो विंग को बैठने का इशारा करता है, उसके बाद विंग को पानी पीने के लिए देता है, फिर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए मिस्टर वी, ये बस प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। कुछ दिनों के लिए आपके ओमेगा को मॉर्निंग सिकनेस होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि ये मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाए। और अब आपका ओमेगा को आपको अच्छा से ध्यान रखना होगा। वैसे तो वो बिल्कुल हेल्दी है, आपने उसका पहले ही बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है, लेकिन अब जब वो प्रेग्नेंट है तो उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। और क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आपको ओमेगा वैसे नॉर्मल क्या खाता है? ये सुनकर विंग ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, लंजा वैसे तो नॉर्मल फूड ही खाता है, वो ज़्यादा स्पाइसी फूड टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ दिनों से वो स्पाइसी फूड खाने लगा है। यह सुनकर डॉक्टर ने नोट करते हुए कहा, और स्पाइसी फूड आपको पसंद है? ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये फूड आपको पसंद है इसीलिए आपका ओमेगा ये खा रहा है, क्योंकि वो आपके बेबी से प्रेग्नेंट है। तो लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खिलाना, क्योंकि ये बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। और ना ही उन्हें कुछ फास्ट फूड खिलवाना, जितना हो सके घर का फूड बनाकर खिलवाना, उनका अच्छे से ध्यान रखना। मुझे कुछ डाउट है, उसका ये डाउट तब क्लियर होगा जब आप 1 महीने बाद दोबारा जब अपने ओमेगा चेक करवाने आएंगे, तो मैं इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ये सुनकर विंग ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर क्या कुछ प्रॉब्लम है?
क्या लंजा की प्रेगनेंसी में कोई डिफ़िकल्टीज़ है? ये सुनकर डॉक्टर ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर वी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ डाउट है, उसे मुझे क्लियर करना है और ये इससे आपका बेबी के हेल्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप चिंता मत कीजिए। इस पर विंग ने गहरी सांस ली। उसके बाद वांग जी भी वॉशरूम से बाहर आ गया था। उसके बाद विंग ने उन दवाइयों को लिया जो डॉक्टर ने बताया था और वो घर जा चुके थे। जब ये बात मैडम वी को पता चली थी तो मैडम वी तो जैसे क्लाउड 9 पर थी और सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद तो जैसे वांग जी बिल्कुल किसी ग्लास डोल की तरह हो गया था। वांग जी को कोई काम नहीं करने दिया जाता था और वांग जी को बिल्कुल किसी वांग जी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता था। वांग जी का ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच अगर दोनों का बस चले तो उन्हें बेड पर ही दे दे, लेकिन वांग जी को बाहर भी जाना होता था। वो प्रेग्नेंट है, वो कोई बीमार थोड़ी ना है जो अपने रूम में बैठा रहे। इसीलिए वो मैडम वी और विंग को अपनी उस लीवाई से कंट्रोल कर लेता था और विंग को तो वो कंट्रोल करना जानता ही था। लेकिन वांग जी के जो मूड स्विंग्स थे वो सच में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इस चीज़ ने मैडम वी और विंग को परेशान कर रखा था, क्योंकि वांग जी कभी भी हंसने लग जाता, कभी वांग जी बिना किसी बात के रोने लग जाता और कभी कभी तो वांग जी सच में बहुत ज़्यादा जिद किया करता था। लेकिन विंग और जो मैडम वी थे वो इससे परेशान नहीं होते थे, बल्कि वो खुशी खुशी वांग जी की सारी डिमांड्स को पूरा करते थे। वैसे ही विंग अभी वांग जी की डिमांड को पूरा कर रहा था। वांग जी किचन काउंटर बैठा हुआ था और वो आइसक्रीम खा रहा था, वो अपने पैरों को हिला रहा था। अभी वांग जी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वांग जी का जो बेबी बम्प है वो भी धीरे धीरे दिखने लगा है और विंग सूप बना रहा था। अभी लगभग मिड दिसंबर चल रहा था तो ठंडी थी, लेकिन वांग जी की जो क्रेविंग थी वो उसे आइसक्रीम खानी थी, मतलब खानी ही थी। विंग ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि इससे बेबी की हेल्थ पर फ़र्क पड़ सकता है, वांग जी भी प्रेग्नेंट है तो उसे ये सब नहीं खाना चाहिए। लेकिन वांग जी तो वांग जी है। जैसे ही विंग ने मना किया था वांग जी के टेंट्रम स्टार्ट हो गए थे। उसने विंग पर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि अब विंग उनसे प्यार नहीं करता है। वांग जी मोटा दिखने लगा है तो विंग को दूसरा मेकअप पसंद आ जाएगा, वो वांग से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपने बेबी से प्यार करता है, ब्ला 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 ब्ला। और इससे विंग सच में बहुत ज़्यादा विंग को ऐसा लग रहा था कि पर फिर भी उसने वांग जी को आइसक्रीम दी और अब वो वांग जी के लिए सूप बना रहा था। इस वजह से जो वांग जी के अंदर वो ठंडी आइसक्रीम खाने से कुछ भी होगा तो वो वांग जी को एक सूप पिला रहा था जो हर्बल सूप है। डॉक्टर ने भी उसे खिलाने के लिए कहा था और वांग जी जब भी देख रहा था कि उसका हस्बैंड उसका ख्याल रख रहा है तो अगले ही पर उसके फेस पर स्माइल जाती है। वो खड़ा होता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है और उसकी चीख पर किस करते हुए कहता है, मेरा हस्बैंड दुनिया का बेस्ट हस्बैंड है। विंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हो? तुम मुझे मना भी तो कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ से बाहर निकल जाऊंगा अगर तुम मुझे ऐसे ही बिगाड़ते रहे तो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसके चीक्स पर किस करते हुए कहा, मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं तुम्हें बिगाड़ता हूँ, और वैसे भी हाथ से निकल जाओगे, मैं किस काम का हूँ? मैं तुम्हें अपने हाथ से निकलने ही नहीं दूंगा। और वैसे भी अभी मुझे तुम्हें बिगाड़ना बहुत अच्छा लगता है लंजा। मेरे पास जो इतनी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे लिए और मेरी फैमिली के लिए ही तो है, और अगर मैं तुम्हें नहीं बिगाड़ूंगा तो किसी बिगाड़ूंगा। ये सुनकर वांग की फेस पर स्मेल जाती है। वो विंग को भी पीछे से विंग उसने हक किया हुआ था, लेकिन अगले ही पल फिर से वांग जी मूड स्विंग्स होते हैं और अब की बार उसे और नहीं फील हो रहा था। वो वांग जी ने पहले तो विंग की शोल्डर पर अपने चिन को रख रखा था, लेकिन धीरे धीरे वो विंग की नेक पर किस करने लगता है और ये फील होने के साथ ही विंग की पकड़ उस बाउल पर टाइट हो जाती है जिस पर अब उसने वांग जी उस सूप को निकाल लिया था और उसने उस बाउल को टाइटली होल्ड कर रखा था। विंग की सांसें बहुत ज़्यादा गहरी हो रही थी, लेकिन वांग जी तो बस विंग को नेक पर किस करने में बिजी था और विंग अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से उन लोगों को पता चला था कि वांग जी प्रेग्नेंट है तब से उन दोनों ने ये अब फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखा था। वो एक दूसरे के साथ बस एक दूसरे को किस करते, कडल करते, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को प्लेजर करने में मदद करते, लेकिन वो दूसरे स्टेप तक नहीं गए थे। डॉक्टरों ने मना किया था कि अभी जो वांग जी की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उन लोगों को इन सबसे परहेज ही करना चाहिए। लेकिन अब वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था और जब भी विंग उसे मना करता था तो उसे ऐसा लगता था कि विंग उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि वो मोटा होने लगा है, वो उसका जो फेस है वो भी बहुत ज़्यादा चबी हो गया है, इसीलिए विंग उससे प्यार नहीं करता है। लेकिन विंग उसे कैसे समझाए कि विंग तो कभी भी उसके ऊपर बस कूदने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करता है। वो वांग जी की तरफ घुमा और जैसे ही वो घुमा अगले ही पल वांग जी ने विंग के लिप्स पर बस किस करना स्टार्ट कर दिया था और वांग जी जो आइसक्रीम खा रहा था उसका टेस्ट विंग भी फील कर पा रहा था। वांग जी बहुत ही
पैशनेटली विंग को किस कर रहा था, जैसे उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा हो। और विंग भी सीड्यूस होने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ उसी बाउल से टकराया जिसमें उसने सूप रखा था। और अगले ही पल विंग अपने होश में वापस आ गया। उसने वांग जी को उससे दूर किया और वांग जी ने जब ये फील किया तो उसने विंग की तरफ देखा और विंग ने वांग जी की उन आंखों को देखा जो सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रही थी, लेकिन उन आंखों में डिज़ायर थी, लस्ट थी, जिस वजह से विंग खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। लेकिन उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी के चीख पर हाथ रखा और अपने थंब से वांग जी के चीख को सहलाते हुए कहा, बेबी तुम्हें अभी सूप को पी लेना चाहिए, तुम्हें पता है ना मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। तो चलो पहले सूप को पी लेते हैं, उसके बाद तुम जो चाहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर वांग जी के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई और उसकी आंखें चमक गई और तुरंत जाकर डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गया। और विंग भी ये देखकर उसके फेस पर स्मेल लग गई। उसके बाद वो वांग जी को सूप पिलाने लगा और जैसे ही वो सूप खत्म हुआ था वो वांग जी जो विंग के साथ वो सब करने वाला था, वांग जी की आंखें भारी होने लगती है और वो उस टेबल पर सो जाता है। और ये देखकर विंग के फेस पर स्मेल जाती है। वो वांग जी को अपनी गोद में उठाता है और अपनी बेडरूम में ले जाता है और उसको कडल करके सो जाता है। ऐसे ही वांग जी के प्रेगनेंसी मंथ्स बीत रहे थे। धीरे धीरे वांग जी के जो मूड स्विंग्स थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन जो वांग जी को मॉर्निंग सिकनेस होती थी, वो फूड से जो उसे वोमिट हुआ करते थे, वो रुक चुके थे। और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर एक रूम से किसी के चीखने की नहीं किसी को कर्ज करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और विंग बार बस अपने नाखूनों को चबाता हुआ उस केबिन के बाहर घूम रहा था और मिसेस भी विंग को ऐसे देख रही थी जिसे सीरियसली वो वांग जी सिर्फ बेबीज को बर्थ दे रहा है, वांग जी जंग लड़ने नहीं गया है। यही मिसेस वी को भी लग रहा था, क्योंकि विंग बिल्कुल किसी बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था। इतना दर्द तो वांग जी को हो रहा था, लेकिन रो इधर विंग रहा था, विंग की आंखों से आंसू बह रहा था। और वही दूसरी तरफ वांग जी था, वो विंग को कर्ज किया जा रहा था। वो यू फकिंग वूशन, आज के बाद मुझे टच करने की कोशिश करना, तुम आज से काज बरसोगे, आज के बाद मैं तुम्हें कभी खुद को टच नहीं करने दूंगा। जो बेस्ट, तो तुमने ये सब क्या किया है। वो ऐसे ही विंग को कर्ज किया जा रहा था। जैसे जैसे विंग वांग जी कर्ज सुन रहा था, उसका दिल और दबेटे जा रहा था। वही दूसरी तरफ और डॉक्टर जो वांग जी को असिस्ट कर रहे थे, वो सीरियसली अपना काम करना चाहते थे, लेकिन वांग जी के इन कर्ज को सुनकर वो खुद को हंसने से रोक ही नहीं पा रहे थे और वो हंस रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अब वांग जी की जो चीखने की आवाज़ें थी वो बंद हो चुकी थी। अब उन चीखों की जगह बेबीज के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और विंग ये सुनने के साथ ही विंग के जो आंसू थे वो और ज़्यादा बहने लगे थे। और अगले ही पर उस ऑपरेशन रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक नर्स आती है। उस नर्स के हाथ में एक बेबी था और अगले ही पल उस नर्स के पीछे भी दूसरी नर्स आती है, उसके पास भी एक बेबी था। यस, वांग जी ट्विन से प्रेग्नेंट था। उस दिन जब उस डॉक्टर ने कहा था कि उसे कुछ डाउट है और उसे क्लियर करना चाहता है, इसलिए जब नेक्स्ट मंथ में वांग जी का चेकअप करवाने गए थे, तो अल्ट्रासाउंड से यह पता चला था कि वांग जी 2 बेबी से प्रेग्नेंट है। उस डॉक्टर ने कहा था कि क्या वो जेंडर जानना चाहते हैं, लेकिन विंग और वांग जी ने मना कर दिया था कि जो भी होगा वो उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे। और अभी विंग जब ये देख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो डॉक्टर विंग के पास आया और उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, कांग्रेस मिस्टर वी, एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल हुई है। ये सुनकर विंग के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उस डॉक्टर ने विंग की तरफ देखा और कहा, मिसिस वी, क्या आप अपने बेबीज को होल्ड करना चाहोगे। ये सुनकर विंग ने डॉक्टर की तरफ देखा जिसे वो डर रहा हो। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, क्या क्या होगा अगर मैंने इन्हें हर्ट कर दिया तो, मैंने इन्हें गिरा दिया तो, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बेबीज को होल्ड करने का। ये सुनकर उस डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसिस वी, हर चीज़ का फर्स्ट टाइम होता है और सभी लोग पहली बार भी माँ बाप बनते हैं। जब मैं बना था तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। आप होल्ड कर सकते हो, आप उन्हें हर्ट नहीं करोगे। इस पर विंग ने नोट किया और बहुत ही जेंटली उसने दोनों बेबीज को अपने दोनों हाथों में ले लिया था। दोनों बेबीज की आंखें बंद थी पर दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट और चबी लग रहे थे। एक के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लंजा की तरह है और दूसरे फेस को देखकर वो बिल्कुल विंग की तरह लग रहा था। और ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल भी थी और आंखों में खुशी के आंसू भी थे। विंग वांग उन दोनों बेबीज को अपने पास लेकर आया और उसने उन दोनों बेबीज के फोrehead पर किस किया। और तभी मैडम भी वहाँ आ गई थी। अब की बार उन्होंने एक बेबी को विंग के हाथ से ले लिया और उसके साथ खेलने लगी। तभी विंग ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, लज्जा कैसा है, क्या वो ठीक है। ये सुनकर डॉक्टर ने नोट करते हुए कहा, वो बस ठीक है, वो बहुत थक चुके हैं इसलिए वो बेहोश हो गए हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा तो आप उसे मिल सकते हैं, हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनकर विंग ने नोट किया। और अब यहाँ से हमारी कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है और हमें लेन कॉरपोरेशन की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर
जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बिल्डिंग में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, वहाँ से यहाँ भाग रहे थे। कुछ लोगों के फेस पर दर्द था, कुछ लोगों के फेस पर टेंशन थी। वहीं दूसरी तरफ एक केबिन, उसी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर का एक केबिन पर चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, किसी को कर्ज करने की आवाज़ें आ रही थी। और ज़्यादातर उस केबिन में जितना भी सामान, जैसे वहाँ पर फ्लावर वास था या फिर और भी टेबल थे, जितने भी वहाँ के टूटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और जब हम अंदर देखते तो लेंजरेन कर्ज कर रहा था सामने खड़े पर्सन को। लेंजरेन ने कर्ज करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा? बिल्कुल नहीं, ये सब मेरी मेहनत का है, मैंने अपने दम पर ये सब कमाया है। तो तुम इतनी आसान से तुम्हें नहीं देने वाला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ये सुनकर वो सामने वाले पर्सन ने स्मित किया, जैसे उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि लेंजरेन क्या कर रहा है। उसने लेंजरेन की तरफ देखते हुए कहा, ओह डैड, आपको क्या लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगा? लेकिन मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? और आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जो मेरा हक था वो मैं लेने आया हूँ, और जो मेरा हक था उसको मैंने ले लिया है, तो उस पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सुनकर लेंजरेन गुस्से में तमतमाते हुए बोले, तुम्हारा हक किस पर नहीं है, यह मेरी मेहनत है। मैंने अपनी मेहनत से इस लैंड कॉरपोरेशन को खड़ा किया था, और तुम अब बस शेमलसों की तरह से लेने आ गए। यह सुनकर वांग जी ने लेंजरेन की तरफ देखा और कहा, लगता है आपकी उम्र हो गई है तो आपका दिमाग भी कम काम करने लगा है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका दिमाग है, लेकिन आपको पता है कि इस दिमाग के पीछे पैसा किसका था? इतना सारा पैसा जो आपको बिजनेस में लगाने में काम आया था, वो पैसा जो आपके बिजनेस को बार बार डूबने के बाद भी आपको बचा रहा था, वो पैसा किसका था? ऑफ कोर्स वो पैसा मेरी माँ का था। और मैं लेन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, और लेन ई का मैं इकलौता बेटा हूँ। तो टेक्निकली ये सीईओ की पोजीशन मेरी ही थी, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ही आने वाली थी। तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सब जितना भी आपने एम्पायर खड़ा किया है, ये मेरी माँ के पैसे से खड़ा किया है, नहीं तो आप बस एक कंपनी में जॉब करने वाले छोटे से एम्प्लॉय थे। आप इतना बड़ा बिजनेस कभी खड़ा नहीं कर पाते थे अगर आपने मेरी माँ को धोखा नहीं दिया होता। ये बोलकर वांग जी अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और लेंचिरिन के बिल्कुल ईयर के पास विस्पर करते हुए कहता है, और आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि आपने मेरी माँ को किस तरह से मारा था? मुझे पता नहीं है कि आपने 25 साल पहले क्या किया था? मुझे सब पता है, और आपने अब जितने भी पाप किए हैं उनका हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखिए कि क्या क्या होता है। ये बोलकर वो लेंचेरियन के शोल्डर पर हाथ रखता है और उन्हें साइड करता हुआ उस चेयर के पास जाकर खड़ा हो जाता है जो कि सीईओ की चेयर थी, और अगले ही पल बहुत ही ग्रेसफुली उस चेयर पर बैठ जाता है और अपने लेग्स को क्रॉस कर लेता है। और ये देखकर लेंचेरियन की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी जब उसने ये सुना कि लेनी की मौत और 25 साल पहले उसने क्या किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वहीं दूसरी तरफ तब तक यांगजी और मैडम लेन भी वहाँ पर आ चुके थे। जब उन्होंने देखा कि वांग जी सीईओ के चेयर पर बैठा हुआ है, तो उन दोनों की बॉडी में जिससे गुस्सा बढ़ने लगा, उनकी बॉडी हीटअप होने लगी। वांग जी तुरंत वांग जी के सामने गए। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यू सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? तुम्हें पता भी है किसकी है? यह चेयर मेरी है, तुम इस पर नहीं बैठ सकते। ये सुनकर वांग जी ने घूर कर यांग जी की तरफ देखा, उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई थी। उसने यांग जी की तरफ देखा और कहा, यांग जी, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल से बाहर हो गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपने मुंह को बंद करो और ये जितना भी तमाशा हो रहा है उसे देखो, और मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा तमाशा यहाँ पर बनाऊँ। अभी मुझे सिर्फ एक पर्सन से बात करनी है, तो तुम बीच में ना आओ तो वही अच्छा होगा, और अगर तुम बीच में आना चाहती हो तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने के लिए तैयार हो जाना। और ये बात वांग जी ने अपनी बहुत ही डीप वॉइस में कही थी। इतना गुस्सा वांग जी की आवाज़ में कभी किसी ने फील नहीं किया था, और लेंचुयन को भी शौक लग रहा था कि वांग जी इतना सब कुछ भी कर सकता है। पहली बात तो उसकी पूरी कंपनी को वांग जी के नाम हो गई ही, उसे खुद ही पता नहीं चला कि उसने कब शाइन किए थे इस विल पर कि उसकी पूरी कंपनी वांग जी के नाम हो गई। और वांग जी इतनी 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 डीप वॉइस में उन लोगों को धमकी दे रहा था। मैडम वांग भी कुछ करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही
उस केबिन का डोर फिर से ओपन हुआ और वहाँ से एक पर्सन अंदर आया। उस पर्सन के हाथ में 2 बेबीज थे और ये देखकर वांग जी के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। वो बेबीज जब और को नहीं विंग के हाथ में थे, उन्होंने जब वांग जी को देखा तो उनके फेस पर भी स्माइल आ गई। दोनों बेबीज ने अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहा, मम्मा। ये सुनकर वांग जी फेस पर भी स्माइल आ गई और तुरंत उन विंग के पास गया और उसने अपने दोनों बेबीज को अपने पास ले लिया। उसने अपने दोनों बेबीज के फोरहेड पर किस किया और कहा, जान, शिंग, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर विजान ने वांग जी की तरफ देखा, जो कि अब 1 साल का हो चुका था। अभी भी उन लोगों को ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं आता था, लेकिन वो थोड़े थोड़े बोल सकते थे। उन्होंने विजान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हम लोगों ने मम्मा तो मित किया। ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं विंग भी आ गया। अब उसने विजान को अपनी गोद में ले लिया और वांग शिंग को अपनी गोद में ले रखा था वांग जी ने। और अभी जो वांग जी की आवाज़ इतनी डीप थी, इतनी कोल्ड थी, जब यह आवाज़ इतनी सॉफ्ट हो गई तो वो उस पूरी लेन फैमिली की शौक थी, क्योंकि 1 साल से वांग जी का किसी को कोई अता पता नहीं था। 1 साल से क्या, जब से वांग जी की शादी हुई थी, सिर्फ उस दिन सबको पता था कि वांग जी की शादी वी फैमिली में हुई थी। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता था कि वांग जी और वी फैमिली के साथ हो क्या रहा है। वांग जी ने जब उन दोनों को बर्थ दिया था तो उसके बाद वांग जी ने अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। जब वांग जी प्रेग्नेंट नहीं हुआ था तो विंग और वांग जी पहले ही ये सब करना चाहते थे, लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि वांग जी प्रेग्नेंट हैं तो वो बेबीज की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए विंग ने वेट किया और जब वांग जी ने बेबीज को बर्थ दे दिया था तो कुछ महीनों तक वांग जी उन बेबीज के साथ रहा था। उसके बाद उसने अपनी तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया था। विंग ने वांग जी को हर तरह से सिखाया था कि बिजनेस कैसे किया जाता है, और विंग ने पहले ही वांग जी को बहुत कुछ सिखा रखा था। वांग जी प्रेग्नेंट था तभी विंग उसे बहुत कुछ सिखाता था, इसलिए लिटरली 2 साल हो गए थे जब वांग जी बिजनेस के बारे में पढ़ रहा था। और वांग जी उस समय बहुत अच्छा हो चुका था, इस बीच वो अपने बेबीज का भी ध्यान रख रहा था। और अब सही समय आ गया था जब लेंचरेन को सबक सिखाने की बारी आ गई थी, और वो श्रेय जो विंग ने लेंचरेन को दिए थे वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे और विंग ने वो इसीलिए दिए थे क्योंकि वो डाउन हो रहे थे। लेंचरेन पर मानो चारों तरफ से हमला हो रहा था, उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। पहली बात तो वांग जी ने जी लेंचरेन से ये कहा था कि उसे लेनी की मौत के बारे में, और लेंचरेन ने 25 साल पहले क्या किया था उसके बारे में उसे पता था। दूसरी बात, वांग जी ने सीईओ की पोजीशन ले ली थी और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इस बात पर साइन कब किया था। वांग जी ने वो पेपर्स दिखाए थे बाकायदा, उन पेपर्स पर लेंचरेन के साइन थे, लेकिन लेंचरेन ने साइन कब किए थे उसे यही पता नहीं चल रहा था। और अब विंग भी उसके साथ था। विंग ये नाम लेंचरेन को कहीं ना कहीं जाना पहचाना लगता था, लेकिन जब विंग ने लेंचरेन को 20% शेयर दिए थे तो उस वक्त तो लेंचरेन उन पैसों में इतना अंधा हो गया था कि उसने विंग पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ विंग जो लेंचरेन को अपने साथ सामने देख रहा था, उसकी मुट्ठियां बिछ रही थी। तभी फिर से रूम का डोर ओपन हुआ और एक और पर्सन वहाँ पर आया। फिर हम उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ओमेगा है। वो रूम के अंदर आया, उसने लेंचरेन की तरफ देखते हुए कहा, सर, क्या हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है और ये सब टूटा हुआ क्यों है? यह सुनकर लेंचरेन ने उस पर्सन की तरफ देखा। वो उस पर्सन के फेस पर एक स्मृति था। वो बोल तो इतना अटकते हुए रहा था, लेकिन उसके फेस का स्मृति देखकर लेंचरेन के दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ हो। उसने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की? वो तुम थे, तुमने ये सब किया था। उस दिन जब तुमने मुझे कॉफ़ी पिलाई थी तो तुमने उसमें कुछ ना कुछ मिलाया था, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। ये सब तुम्हारा किया रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की? यह सुनकर उस पर्सन ने लेंचरेन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे फेस को तो देखो, कैसा लग रहा है जब तुम्हें धोखा मिला था। अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ जब तुमने मेरे शिजे को धोखा दिया था तो उसे कैसा लगा था। अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि जब तुमने मेरे शिजे को मारा था तो उन्हें कैसा लग रहा था। और ये सुनकर लेंचरेन कांप गया। वो 2 कदम पीछे चला गया। उसने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम ये क्या कह रहे हो? ये सुनकर उस पर्सन ने हंसते हुए कहा, लेकिन वो हंसी बहुत ज़्यादा ही डार्क थी। उस पर्सन ने लेंचरेन की तरफ देखते हुए कहा, ओह, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताया। तो सुनो, मेरा नाम लेन शिनचेन है। मैं लेनी का छोटा भाई हूँ। ये सुनकर लेंचरेन ने शिनचेन की तरफ देखा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ई का कोई भाई नहीं था, वो इकलौती थी, और तुम्हारा नाम तो सोंग जियांग था। तुम मेरे से ये सुनकर फिर से शिनचैन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तुम्हें नहीं लगता
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे कर लिया। तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर मैं किसी झूठे नाम से यहाँ पर आया था तो इसका मतलब वो नाम झूठा था। और रही बात उनके अकेले होने की, तो वो कभी अकेले थी ही नहीं। मैं उनकी फैमिली ने मुझे कब का अडॉप्ट कर रखा था, लेकिन दुनिया के सामने मुझे नहीं लेकर आए थे, क्योंकि तुम जैसे भेड़ियों की नज़र हमेशा उन लोगों के ऊपर होती थी। तो वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई भी हार्म हो। लेकिन मुझे बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और जब तक मैं बाहर आया तब तक तुमने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया था। और सिर्फ मेरी बहन को ही नहीं, तुमने ये भी बताया कि ईबो अब वांग जी भी जिंदा नहीं रहा है, और फिर अचानक तुमने वांग जी को बाहर निकाल दिया। तुम्हें शर्म आना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन की मौत हुई थी तब से मैंने तुम पर नज़र रखना स्टार्ट किया था। मैं वो सब देखता था, मुझे वो सब पता था जो तुम वांग जी के साथ करते थे, मेरे नेफ्यू के साथ क्या करते थे। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत थे। वो वीडियो जो मेरी बहन ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भेजा था, लेकिन मैं अच्छे तरह से जानता था कि उस वक्त अगर मैं ये वीडियो पुलिस को देता तो तुम किसी न किसी तरीके से पुलिस से वो वीडियो ले लेते और मुझे ही गलत साबित कर देते, या फिर कहूँ कि मुझे और वांग जी को मरवा देते, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास पावर थी। इसलिए मैं चुप रहा और सही मौके का इंतज़ार करता रहा, और फिर मुझे सही मौका मिला, वो भी विभूषण के रूप में, जो कि मेरे नेफ्यू का हस्बैंड था, और वो भी तुमसे बदला लेना चाहता था। तुमने जो कुछ भी किया है उसका बदला वो भी लेना चाहता था और मैं भी लेना चाहता था। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैं उसके पास गया और मैंने उसे सब कुछ बताया। और जब मुझे पता चला कि वांग जी भी जिंदा है, तो तुम सोच भी नहीं सकते थे कि मुझे तुम पर कितना ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं उसी वक्त तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैं अपनी सालों की इतनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं पिछले 20 सालों से तुम्हारे खिलाफ जो भी प्लान कर रहा था, मैं उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। मुझे बस एक मौका चाहिए था, और वो मौका मुझे मिला जब तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी बीमार हुआ। और तुम्हें नहीं लगता कि उसके बीमार होने में किसका हाथ हो सकता है? तो वो मेरा हाथ था, मेरी वजह से वो बीमार हुआ था, और तुमने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के मुझे तुम्हारा सेक्रेटरी रख लिया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा बिजनेस इतने सालों से चला के चलेगा। तुमने मेरा बैकग्राउंड तक चेक नहीं किया, लेकिन मेरे लिए तो वो अच्छा ही था। और अब तुम इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतोगे। तुमने जो कुछ भी मेरी बहन के साथ किया था, तुमने पिछले 25 सालों से जो मेरे नेफ्यू को टॉर्चर किया था। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया। 25 साल पहले जो तुमने अपने भाई और वी फैमिली के साथ किया था, इन सब की सज़ा तुम्हें मिलेगी। और ये सुनकर लेन चेन की आंखें बड़ी हो गई थी, और उसके साथ कांप रही थी लेन ईफी। लेकिन यांग जी को ये सब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वी फैमिली लेन ई ये बीच में कहाँ से आ गए हैं। लेन चेन ने शिनचैन की तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हो तुम? कौन सी वी फैमिली? मैं किसी भी वी फैमिली को नहीं जानता, और मेरा कोई भाई नहीं था। मैं बचपन से ही अकेला था। ये सुनकर एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम सच कह रहे हो चिरेन कि तुम बचपन से ही अकेले थे? तुम झूठ बोलते हुए थकते नहीं हो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं हो रहा, तुम लिटरली सड़क पर आ चुके हो, फिर भी तुम में झूठ बोलने की इतनी हिम्मत है। ये बोलते हुए मिसेस वी केबिन के अंदर आती है, और जैसे ही मिसेस वी को लेन चेन देखता है, वो जो अभी लिटरली वो अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस यहाँ से भाग जाए और कहीं जाकर छुप जाए। जब उन्होंने लेन मिसेस वी को देखा तो उसकी पूरी बॉडी और दशिवर कर गई। और 25 साल पहले उसने जो कुछ भी किया था, वो जैसे जैसे उसके दिमाग में रील की तरह चलने लगा। उसने मिसेस वी की तरफ देखा और कहा, तो 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 तो, तो यानी तुम जिंदा हो? ये सुनकर मिसेस वी ने स्मित देते हुए कहा, क्यों, तुम्हें शौक लगा? तुम अपनी उस नफरत में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने चेक ही नहीं किया कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अगर उस वक्त मेरी दोस्त लेन ई मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं अपने बच्चे के साथ मर जाती, लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था, इसलिए मैं जिंदा थी, और मैं पाल रही थी तुमसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को। शायद तुम्हें याद नहीं है कि वो कौन है। जब तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया, तो मैंने तुमसे खुद से वादा किया था कि मैं भी तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। जिस तरह से तुमने मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को मार दिया, मैं भी एक न एक दिन तुम्हारी जान ले लूँगी। और वो दिन अब आ गया है। तुम्हें बहुत दिन हो गए तुम जब दूसरों के पैसों पर ऐश कर रहे थे। ये सुनकर लेंचरे ने लेने मिसेस वी की तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? तुम किसे पाल रही थी? ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि मेरा नाम क्या है? मैं वी यूचेन की वाइफ वी जानली हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि विभूषण किसका बेटा होगा? ये सुनकर अब लेंचरेन को जैसे एक
स्ट्राइक हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे ठंडे पानी की बाल्टी किसी ने उसके ऊपर डाल दी। उसे इतने सारे काउस में ये याद ही नहीं रहा कि विंग का सर नेम भी वी है। उसने कभी विंग पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की, और अब जब ये सब सच उसके सामने आ रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। मिसेस वी लेंचरेन के पास आया और खींच कर एक थप्पड़ लेंचरेन के गाल पर मारा। उसने लेंचरेन की तरफ देखते हुए कहा, तुम एक बीस्ट हो, एक हैवान हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया था, हर एक दर्द का बदला होगा, तुम्हें बदला देना होगा। ये सुनकर अगले ही पल उस कैबिन में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ चुके थे और लेन इफे और लेन को अरेस्ट करके ले जाया जा चुका था। शाओ चैन के पास जो कुछ भी सबूत थे वो उन पुलिस को दिए जा चुके थे, और वांग जी भी घूर कर लेनचेन की तरफ देख रहा था। वांग जी को ये पता चला था शाओ शिनचैन के पास जो सबूत था वो सबूत था कि लेनचेन ने सिर्फ पैसों के लिए लेनी के साथ शादी की थी। उन्होंने लेनी को अपने प्यार में फंसाया था, और जब उसके बाद वो सब आ गया, जब लेनी ने प्यार में धोखा खाकर वो सारा नाम, अपनी सारी प्रॉपर्टी लेनचेन के नाम कर दी, तब लेनी को एक सच्चाई पता चली थी। वो थी कि लेनचेन ऑलरेडी किसी से शादी कर चुका था और वो उसी से प्यार करता था, और वो और कोई नहीं बल्कि वांग यीफei थी। लेकिन मैं लेनी उसे लेनचेन को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए जब उसे पता चला था तो लेनचेन और लेनी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस वक्त वांग जी भी यही था, लेकिन वांग उस दिन जब झगड़ा हो रहा था तो लेनचेन ने एक वॉच को उठाया था और लेनी के सिर पर मारा था, और उस वॉच को सिर पर मारने की वजह से लेनी की बहुत ज़्यादा खून बनने की वजह से वहीं पर ही मौत हो गई थी। और वांग जी ने जब ये सब देखा था तो उसे इतना बड़ा ट्रॉमा लगा था कि वो उसी वक्त बेहोश हो गया था, और जब नेक्स्ट टाइम से होश आया था तो तब तक उसे कुछ याद नहीं था, उसकी लेनी की शक्ल तक उसे याद नहीं थी, वो सब कुछ भूल चुका था। लेकिन जब शाओ शिनचैन ने वो सबूत दिखाए, लेनी ने ये सब रिकॉर्ड किया था, उसे पता था कि वो नहीं बचेगी, क्योंकि लेनचेन उस दिन ड्रंक था, और जिस तरह से लेनचेन के साथ बिहेव कर रहा था लेनी को समझ में आ गया था कि शायद उसका जो लास्ट टाइम वो आ चुका है। इसलिए उसने ये सब रिकॉर्ड किया था कि आगे जाकर ये कहीं ना कहीं वांग जी की मदद कर सके, ताकि वांग जी को ज़्यादा टॉर्चर सहना ना पड़े। और उसने ये सब रिकॉर्ड करके मरने से पहले शाओ शिनचैन को भेज दिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। जब तक शाओ शिनचैन को सब पता चलता लेनी की मौत हो चुकी थी और वांग जी सब कुछ भूल चुका था। वांग जी को जब ये सब पता चला था तो वांग जी सच में बहुत ज़्यादा टूट चुका था, और धीरे धीरे वांग जी को मेमोरीज उसके दिमाग से इरेज हो गई थी। वो सब सुनने के बाद वांग जी को मेमोरी धीरे धीरे वापस आ गई थी, और उसे पता चल गया था कि लेनी की मौत कैसे हुई थी। और लेनचेन ने बस फ्रेम करने के लिए लेनी की मौत को हार्ट अटैक बता दिया था, क्योंकि किसी ने पर्सनली लेनी की बॉडी को नहीं देखा था, और लेनचेन ने ऐसे इंतजाम करवाया था, इस वजह से लेनी की बॉडी को देख नहीं पाया, यहाँ तक कि वांग जी को भी नहीं देख पाया था। जब वांग जी को होश आया था तो तब तक लेनी की बॉडी को काफ्यूनर किया जा चुका था। ये सब वांग जी को पता चलने के बाद वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, और लेंचरेन से बदला लेने का जो उसका अंदर से वो था वो और ज़्यादा बढ़ चुका था। और अब उसके पास उसकी माँ का जो एम्पायर था वो उसके पास था। उसके पास एक प्यारी सी फैमिली थी, उसके पास एक माँ थी, और अब तो उसके पास एक अंकल भी हो चुके थे। वांग जी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था। विंग ने भी अपना बदला ले लिया था, और मिसेस वी भी जैसे खुश थी जैसे वो अपनी फैमिली का बदला ले चुकी थी। उसने जो इतने सालों का काम किया है, इतने सालों से जो उसने इंतज़ार किया था वो उसका इंतज़ार पूरा हो चुका था, और लेन अब सलाखों के पीछे था। यही नहीं बल्कि लेन इफ़ी भी जो बहुत सारे ड्रग्स में शामिल थी, बहुत सारे इलीगल बिजनेस में शामिल थी, और अब यांग जी जो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। यांग जी को भी लेन फैमिली से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो घर लेन ही का था, इसीलिए अब उस घर में शाओ शिनचैन रहने लगा था, क्योंकि शाओ शिनचैन और लेनी के पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी, और शाओ शिनचैन के पास भी कोई नहीं था, बस उसका हस्बैंड था, जो कि और कोई नहीं बल्कि विंग का पर्सनल असिस्टेंट शुयंग था। और अब वो उनके साथ रह रहा था, और वांग जी अपनी फैमिली और अपने विजान और वांगशिंग के साथ विंग के साथ रह रहा था। वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहे, और अपने बच्चों के साथ भी। अब हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेनचेन एक जेल के एक रूम में बैठा हुआ था। उसके फेस पर अभी भी कोई रिग्रेट नहीं था, उसने जो कुछ भी किया था उससे सब गुस्सा आ रहा था, और वो बस विंग को और शाओ शिनचैन वांग जी उन सबको कर्ज किया जा रहा था, और उसे गुस्सा आ रहा था जैसे वो अभी इस इस सेल से बाहर निकल जाएगा और उन लोगों को जाकर मार देगा। वहीं दूसरे सेल में लेन इफे भी थी,
जो भी अब उसकी हालत बिल्कुल ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें जेल में ठीक से खाना दिया नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ सबको ऐसा ही खाना मिलता है, उन दोनों को ही ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा था और सबको तो अच्छे से खाना दिया जा रहा था। लेंचरेन बैठा हुआ था, तभी उस सेल का डोर ओपन हुआ और वहाँ से लिटरली 4 से 5 पर्सन उसके अंदर आए। वो सभी बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर लग रहे थे और उन सभी के फेस बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। ये देखकर लेंचरेन डर गया, लेकिन उन सबके फेस पर एक स्माइल थी। लेंचरेन ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर उन लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग तो तुम्हारी खातिरदारी करने यहाँ पर आए हैं। मिस्टर विनय ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हारी खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से हो। ये सुनकर लेंचरेन की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल उस सेल में से बस चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो लोग लेंचरेन को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। जैसे जैसे लेंचरेन ने वी फैमिली के एक एक मेंबर्स को मारा था, उनमें से हर एक पर्सन लेंचरेन को उसी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, उसके हाथों को ट्विस्ट कर रहे थे, उसके पैरों को ट्विस्ट कर रहे थे। और लेंचरेन को अब पता चल रहा था कि जब दर्द होता है तो कैसा लगता है। उसने लेन ई को मारा था, उसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा था, तो उसके लिए यही सज़ा ठीक थी। जब उन लोगों का मन भर गया तब तक लेंचरेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लिटरली अधमरा हो चुका था। और अब लेंचरेन के जैसे हाथ पांव टूट चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने लिटरली उसके हाथ पांव को तोड़ दिया था और लेंचरेन उठ भी नहीं सकता था। वो बिल्कुल अपाहिज हो चुका था। और लेन इफ़ी ने जब ये सब देखा था तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई थी, इसीलिए वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो खुद भी जेल में थी और लेंचरेन जो कि अपाहिज हो चुका था, उसे अपनी पूरी लाइफ यहीं बितानी थी, क्योंकि उसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी। और अब लेंचरेन कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ना तो उसके हाथ काम करते थे और ना ही उसके पैर काम करते थे। लेंचरेन के लिए सज़ा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसने इतने सारे तो दूसरों की लाशों पर इस एम्पायर को खड़ा किया था और अब उसे हर चीज़ का बदला मिल रहा है। किसी को जो गुनहगार होता है उसे लगता है कि उसने लोगों को मार दिया, उसने उसने कोई क्राइम किया है। अगर वो उसे छिपा लेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और वो बस आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन वो भूल जाता है कि गॉड के पास अपने प्लान्स होते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो देर देर से ही सही, लेकिन उसे सज़ा मिलती है। और जो लोग अच्छे होते हैं भगवान उनके हमेशा साथ होता है। लेंचरेन ने गलत किया था तो उसे अपने गलत की सज़ा मिली। और वांग जी जिसने बचपन से किसी का बुरा नहीं सोचा था, उसे उसे सब कुछ अच्छा मिला। उसे अपनी एक फैमिली मिली जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश था, अपनी माँ, एक नई माँ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ और अपने बेबीज़ के साथ। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। और अपनी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा एफएफ यहीं पर ही एंड होता है। तो प्लीज़ कमेंट में बताने कि आपको एफएफ कैसा लगा, क्या आपको लेंचरेन के साथ पसंद आए, और अगर पसंद नहीं आए हो तो फिर भी कमेंट कर देना कि आपको एफएफ कैसा लगा। एंड कहीं मैंने कोई ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्योंकि 3 पार्ट्स हो चुके थे और मैंने इसके 2 पार्ट्स में इसको ख़त्म करने के लिए कहा था, तो इसीलिए मुझे लगता था कि मुझे जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको एफएफ कैसा लगा एंड क्या आपको ऐसे एफएफ पसंद है जिसमें वायलेंस हो या फिर थोड़ा सा हर्ट हो। अगर आपको पसंद है तो मैं ऐसे एफएफ लेकर आऊँगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे एफएफ लाने के लिए कहा था, तो धीरे धीरे मैं उन एफएफ को भी लाने वाली हूँ, लेकिन उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ वेट करना। एंड जो लोग मुझे फिट एंड मेट्स के लिए पूछ रहे थे, तो शायद आज मैं उसका पार्ट शेयर कर दूंगी। और अगर आज नहीं कर पाई तो कल से फिट एंड मेट्स से आएगा और अब की बार में पहले फिट एंड मेट्स को कंप्लीट करूंगी, उसके बाद कौन न्यू एफ लेकर आऊँगी। तो तब तक स्टे सेफ, स्टे फ्री एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।